ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। और आज हमें आईएस 20 को कंप्लीटली वाइंड अप करना है। और आईएस 20 से रिलेटेड हमने जो है वो कुछ डिस्कशन वगैरह की थी, और रीपेमेंट ऑफ ग्रांट वगैरह को भी हमने डिस्कस किया था कि रीपेमेंट किस तरीके से होगी। रेवेन्यू ग्रांट की रीपेमेंट का प्रोसीजर हमने देखा था, एसेट ग्रांट की रीपेमेंट का हमने प्रोसीजर देखा था। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों एज एन असाइनमेंट दिया था, और जबकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आपने ये क्वेश्चन पता नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन भरोसा तो ये था कि आप नहीं करेंगे। मुझे प्लीज एक्नॉलेज कर दें कि क्या आपने क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई किया है। बेसिकली इट्स एन एमसीक्यू इन व्हिच यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। सो मुझे बताएं जरा कि क्या आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया था, कौन से स्टूडेंट्स हैं। चले, गुड। चल देख लेते हैं जरा इसको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन 1 जनवरी 2016 गार्डन बग्स कंपनी रिसीव्ड $30,000 गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द इक्विपमेंट। अच्छा, पहली चीज मुझे जल्दी से बताइएगा वेदर इट्स अ रेवेन्यू ग्रांट और एन एसेट ग्रांट। जल्दी से, क्विकली क्विकली, वेदर इट्स एन एसेट ग्रांट और अ रेवेन्यू ग्रांट। जी बताएं जरा प्लीज। इट्स एन एसेट ग्रांट, वेरी गुड। क्योंकि एसेट को परचेज करने के लिए दिया गया है। अच्छा, विच कॉस्ट, और एसेट की जो कॉस्ट है दैट इज $90,000 एंड अ यूजफुल लाइफ इज 6 years। द ग्रांट वाज नेटेड ऑफ अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट। द ग्रांट वाज नेटेड ऑफ अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट। इज देयर एनीवन जो कि मुझे बता सके कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहा है, एसेट ग्रांट में कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। जी, है कोई जो मुझे बता सके एसेट ग्रांट में कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। जी बताया जरा प्लीज एवरीवन। वेरी गुड मुस्कान। इट्स अ नेट मेथड, वेरी गुड, इट्स अ नेट मेथड। ये नेट मेथड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेट मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसेट की कॉस्ट में ग्रांट को हम करेंगे क्या, नेट ऑफ कर देंगे। सो इट मींस इट्स अ नेट मेथड, इट्स अ नेट मेथड। तो ये हमें पता चल गया। ऑन 1 जनवरी 2017 व्हेन इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ $50,000। एक मिनट, यानी कि पूरे एक साल बाद, एक साल बाद कह रहा है इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट $50,000 थी। इट यूज its use was changed so that it was no longer being used in accordance with the grant. It means ये बताना चाह रहा है कि अब आपके पास जो है वो उसका यूज चेंज हो जाएगा, और जो ग्रांट की कंडीशन थी अब हम शायद उस कंडीशन को मीट ना कर पाए। दिस मीन्स दैट द ग्रांट नीडेड टू बी रीपेड इन फुल, यानी कि अब हमें ग्रांट को रीपे करना पड़ेगा। इट मींस इट्स अ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। लेकिन कब रीपे करना पड़ेगा? एट 31 दिसंबर 2017। याद रखिएगा प्लीज कि रियलाइज आपको कब हुआ, आपको रियलाइज हुआ था ऑन 1 जनवरी 2017। लेकिन हम जो रीपेमेंट करेंगे दैट विल बी ऑन 31 दिसंबर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन हम रीपेमेंट कर रहे होंगे उस दिन हम उसकी जब अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे तो उस दिन तक नॉर्मल अकाउंटिंग चलेगी। कहने का मकसद ये है कि इसका जो रिलीज होगा या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो 2016 और 17 2 साल चलेगी, एक साल नहीं चलेगी। रीपेमेंट की डेट तक हम नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते रहेंगे एज इफ के ग्रांट हमारे पास मौजूद है। आई रिपीट, हम यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं 1 जनवरी पे कि इसकी कैरिंग अमाउंट $50,000 है। अब उसकी जो आपके पास चेंज है, यानी कि इसका जो मेथड है या जो भी उसका आपकी कंडीशन थी, हम उस कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहे, एंड द ग्रांट इज टू बी रीपेड ऑन 31 दिसंबर। जो रीपेमेंट की डेट होगी हम उसी दिन पे हम उसको रीपे करेंगे। मींस कि उस दिन तक उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंसीडर की जाएगी। कैसे, अभी मैं बताता हूं उसके अंदर। दिस हैज नॉट येट बीन डन। ठीक है, अभी तक हमने रीपेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। व्हिच जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट एंड द इक्विपमेंट एट 31 दिसंबर 2017। जी हाँ, 31 दिसंबर 2017 पे वो कह रहा है कि 31 दिसंबर 2017 पे और 31 दिसंबर 2017 पे मेजर आपके पास काम क्या हो रहा है कि आप ब्रांड की रीपेमेंट कर रहे हैं। सो इट मींस कि हमें 31 दिसंबर 2017 पे रीपेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंट्री करेक्ट है। चलें जरा स्टार्ट कर दें। हमने ग्रांट को नेट मेथड से किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो आपके पास एसेट की कॉस्ट है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी दैट वाज $90,000। उसमें से हमने जो ग्रांट हमें रिसीव की वो हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, दैट इज $30,000। रिमेनिंग 60,000 आपके पास ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेट अमाउंट आ जाएगी, दैट इज $60,000।
अच्छा 1 जनवरी 2016 पे हमने कर दिया, ऑब्वियसली 31 दिसंबर 2016 पे हम इसकी रिड्यूस प्राइस के ऊपर यानी कि 60,000 के ऊपर हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एंड द लाइफ इज 6 इयर्स, सो द एनुअल डेप्रिसिएशन इज 10,000, राइट। और 2 सालों का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 2 इयर्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। सर ये जो कैरिंग अमाउंट दी 50,000 इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें रीपेमेंट अगर 1 जनवरी 2017 पे करनी होती तो शायद इसको कहीं यूज करता, लेकिन अभी फिलहाल मुझे 2 सालों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच मींस कि 20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। 20,000 हमारे पास यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सो इट मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 60,000 माइनस 20,000, 60,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 40,000, और ये आपके पास बुक वैल्यू आ चुकी है ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2017। आज वो दिन आ चुका है कि हम इस ग्रांट की रीपेमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा रीपेमेंट करने का तरीका क्या होगा, याद रखिएगा कि एसेट ग्रांट की रीपेमेंट के लिए ग्रॉस मेथड का तरीका डिफरेंट है, नेट मेथड का तरीका डिफरेंट है। ग्रॉस मेथड बहुत सिंपल, इसके अंदर आपने डेफर्ड इनकम को डेबिट करना होता था, ग्रांट पेबल को क्रेडिट करना होता था, और बीच में एक आवाज आती थी ओहो, इसका मतलब एंट्री इक्वल नहीं हो रही होती थी, तो बैलेंसिंग फिगर पीएनएल चार्ज होता था। आज हम यहाँ पे जब नेट ग्रांट यानी कि नेट मेथड यूज कर रहे हैं, तो नेट मेथड से ग्रांट की रीपेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले मैं एंट्रीज ऑप्शंस बाद में देखूंगा, पहले मैं अपनी तरफ से कि सर जब मैंने ग्रांट रिकॉग्नाइज की थी तो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस किया था। आज जब मैं ग्रांट को रीपे कर रहा हूँ, सो इट मींस आज हम एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, व्हिच मींस द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी डेबिटेड, और डेफिनेटली मुझे गवर्नमेंट को ग्रांट वापस करनी है, सो ग्रांट पेबल विल बी क्रेडिटेड। ग्रांट पेबल को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, जितनी भी ग्रांट हमें रिसीव हुई थी दैट इज ऑफ 30,000, सो 30,000 अमाउंट विल बी रीपेड। और एक और काम हमें करना है दैट इज अ पीएनएल, पीएनएल को हमें डेबिट करना है, लेकिन पीएनएल को डेबिट कैसे करेंगे, इसके लिए रूल था लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज। Okay, lower depreciation charged in previous years. Lower depreciation charge in previous years. अच्छा अब lower depreciation charge in previous years ये कैसे होगा? Lower depreciation charge in previous years ये कैसे होगा? मैं ये देखूं कि मेरे पास अगर ग्रांट यानी कि मैं दो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ एज इफ कि अगर ग्रांट है तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 10,000, और अगर ग्रांट ना होती, चले मुझे बताया अगर ग्रांट ना होती तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आता, बताए जरा। इफ देयर हैड बीन नो ग्रांट, सो व्हाट डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन चार्ज, मुझे बताया अगर ग्रांट ना होती तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते, बताया जरा। 15,000, वेरी गुड। इट मींस 15,000 का चार्ज करते हैं, इट मींस कि ग्रांट की वजह से हम 5,000 का लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ये क्या है, ये लोअर डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर है, ये लोअर एनुअल लोअर डेप्रिसिएशन है, ये एनुअल लोअर डेप्रिसिएशन यानी कि 1 साल का लोअर डेप्रिसिएशन है, एनुअल लोअर डेप्रिसिएशन दे रहा है। और कितने साल हमने लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कितने साल हमने लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कितने साल हमने लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, 2 years, very good. So multiply by 2, so that will make 10,000, that will make 10,000, it means कि ये आपके पास lower depreciation charge in previous years, so 10,000 का हमने lower depreciation charge किया है, तो हम यहाँ पे 10,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे पुट कर देंगे, so the balancing amount is 20,000 जिसको हम कहते हैं ओह। याद रखिएगा एसेट ग्रांट की रीपेमेंट में जब नेट मेथड यूज करेंगे तो पीपीई आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। So this is going to be the accounting entry for the repayment of grant on 31st of December 2017. Property, plant and equipment will be debited by 20,000. It means option A नहीं है, option B भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, बचा D. Property, plant and equipment will be debited by 20,000. Depreciation expense या P&L will be debited by 10,000 and the grant payable or the liability will be credited by 30,000. Are we clear on this one? Please मुझे बताएं जरा। और जिन जिन ने क्वेश्चंस किया था, जिन जिनियों ने क्वेश्चंस किया था, प्लीज मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने सही किया था।
चलिए गुड हो गया। अच्छा क्विकली मूव करते हैं अपने एरिया की तरफ। दैट इज अ ग्रांट फॉर द पास्ट एक्सपेंसेस। देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने ये कहा था कि सर हमने ग्रांट रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक कंडीशंस मीट नहीं की हैं। ग्रांट रिसीव कर ली लेकिन कंडीशंस मीट नहीं किए, सो व्हाट वी डिड, we recognize that grant, majorly we recognize that grant as a deferred income। हमने इसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया कि इन फ्यूचर जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते जाएंगे तो एनुअल बेसिस के ऊपर हम उसको रिलीज करते रहेंगे। लेकिन व्हाट इफ कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक कंपनी है, एक कंपनी कह रही है कि फॉर द लास्ट 3 इयर्स हम ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। ये अभी का नहीं है, पिछले 3 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। गवर्नमेंट को अब पता चला, गवर्नमेंट कह रही ओ वाह अच्छा ऐसा, गवर्नमेंट नहीं बन रही बिल्कुल, वो कह रही है अच्छा आप ये करते हुए आ रहे हैं, वेरी गुड, हम आपको यहाँ पे $10,000 देते हैं क्योंकि आपने आपने लोगों की खिदमत की है पिछले 3 सालों में। अब मुझे एक बात बताएं कि आज मैं 10,000 गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव तो कर रहा हूं, मुझे ग्रांट रिसीव तो हो रही है, इज देयर एनी फ्यूचर कंडीशन, इज देयर एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन दैट इज टू बी परफॉर्म? क्या कोई ऐसी फ्यूचर ऑब्लिगेशन है जो कि मुझे परफॉर्म करनी है? इज देयर एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन दैट इज नीड टू बी परफॉर्म? नो, द परफॉर्मेंस दैट आई हैव ऑलरेडी, द ऑब्लिगेशन दैट आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म, मैंने ऑब्लिगेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर दी है, मैं कंडीशंस ऑलरेडी मीट कर चुका हूं, दैट इज नोन एज व्हाट, पास्ट कंडीशन। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि ग्रांट आपको क्या है मिल रही है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एसेट अगेंस्ट सम कंडीशन, कंडीशंस मे बी पास्ट मे बी फ्यूचर। इट मींस कि मैं कंडीशंस ऑलरेडी मीट कर चुका हूं, और जब मैं ऑलरेडी मीट कर चुका हूं माजरत के साथ, लेकिन अब ये मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, अब ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। इट मींस दिस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, दिस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। अब मुझे इसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एज एन इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव रिसीव्ड द ग्रांट फॉर द कंडीशंस दैट यू हैव ऑलरेडी मेट, so what we are going to make an accounting entry, the accounting entry is going to be bank debit, and directly the other income or P&L will be credited with the amount of grant, as if कि हमने ये ग्रांट रियलाइज कर ली है, ये ग्रांट अर्न कर लिया है, सो हम यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आर यू क्लियर ऑन दिस वन? प्लीज बताया जरा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं तो बेहतर आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसके अंदर कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सबकी स्क्रीन पे। ऑन 4 सितंबर अ ग्रांट ऑफ $40,000 फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ $70,000 व्हिच कंपनी हैड ऑलरेडी इनकर्ड। गवर्नमेंट ने 40,000 की ग्रांट दी है, क्यों दिए? उसके लिए कि जो ट्रेनिंग कॉस्ट तुम ऑलरेडी पास्ट में इनकर कर चुके हो, कंडीशन ऑलरेडी मीट कर चुके हो, ट्रेनिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो, उसके पैसे हमें आज गवर्नमेंट दे रही है 1 सितंबर को। व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस वन? सिंपल, दिस विल ब्रिंग अ डिंपल। क्या कह रहा है इसके अंदर कि आपको ग्रांट रिसीव ही बैंक, कितना ग्रांट रिसीव ऑफ 40,000। now this grant will completely be recognized in other income or the P&L with the amount of 40,000, no deferred income will be recognized। डेफर्ड इनकम तो तब रिकॉग्नाइज करता है जब मेरे ऊपर लायबिलिटी ऑब्लिगेशन होती, कोई फ्यूचर कंडीशंस को मीट करना होता, यहाँ पर मुझे फ्यूचर कंडीशंस को मीट नहीं करना, सो द होल अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अदर इनकम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हेलो एवरीवन, प्लीज डू लेट मी नो। तो कॉपी करना है तो कॉपी कर ले, और कॉपी कर चुके हो तो मुझे बता दें। जी अगर आप कॉपी कर चुके हैं तो मुझे बता दें। अच्छा लास्ट पार्ट अब हमारे पास है, दैट इज द नॉन मॉनेटरी ग्रांट। आई सेड नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अब ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट क्या है कि गवर्नमेंट आपको कैश नहीं दे रही, गवर्नमेंट आपको कैश नहीं दे रही, आपको कोई ना कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है। देखिए याद रखिए ग्रांट का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट।
अगर तो कैश दे रही है तो ठीक है, अभी तक जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वो थी। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट एसेट तो दे रही है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एसेट तो है, ट्रांसफर ऑफ एसेट तो है, लेकिन अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश के अलावा आपको गवर्नमेंट कुछ ट्रांसफर कर रही है। गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर तो कर रही है, बट अदर देन कैश, कैश के अलावा आपको ट्रांसफर कर रही है, सो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ग्रांट, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ग्रांट। इसको नॉन मॉनेटरी ग्रांट कहा जाएगा कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट बट अदर देन कैश। सर बात समझ में नहीं है, कैश के अलावा कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर प्रोडक्शन करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, गवर्नमेंट कह रही है कि मशीन हम देंगे, हाँ कैश नहीं दे रहे, गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास मशीनरीज पड़ी हुई है, हम आपको मशीनरीज दे देते हैं। लेकिन देखना, याद रखना, गवर्नमेंट इतनी को अच्छी नहीं है कि मशीन तुम्हें फ्री में दे दे। मुझे बताओ आज तक जितनी भी ग्रांट मिली, क्या तुम्हें 100% तुम्हें कंपनसेट किया गया? मशीन अगर 5 मिलियन की ली तो क्या तुम्हें ग्रांट भी 5 मिलियन की मिली? नहीं। याद करो, तुम्हें ग्रांट 3 मिलियन की मिलती थी, 2 मिलियन की मिलती थी, और तुम रोते भी थे, सर ये क्या बात की, ग्रांट तो आपने मुझे 2 मिलियन की दी, खर्चा तो 5 मिलियन। पाल ले, ए अदील तुझे पाल लेते, काम कर, बताना मुझे, रोना धोना बचा दिया। मैंने अदील को बिस्किट खिलाया, सर ये क्या खाली बिस्किट खिलाया, लंच तो आपने कराया ही नहीं। पाल लेते, घर वालों को बोल देना कि अडॉप्ट कर रहे हैं तुझे। भाई नहीं होता ऐसा। आपको जो मुफ्ता मिल रहा है, आपको जो भी दिया जा रहा है, टेक इट एज अ ग्रांट, ग्रांट मींस इट्स अ गिफ्ट, गिफ्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते अदील। तुम्हें तो खैर कोई भी नहीं देता होगा, तुम्हें तो देने पड़ते होंगे, लेकिन जब भी तुम्हें कोई ग्रांट मिलती है तो याद रखिए उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए जाते, उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए जाते। तो इट मींस कि गवर्नमेंट जब आपको कोई एसेट दे रही होगी, लेकिन अदर देन कैश, तो दो पॉसिबिलिटीज है उसको रिकॉर्ड करने, याद रखिएगा, उसके लिए कोई ना कोई हम स्मॉल अमाउंट जरूर पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इक्विपमेंट तुम्हें दे रहे हैं, मशीनरी गवर्नमेंट दे रही है, अब वो मशीन जब दे रही है, मशीन की वैल्यू लेट से 50 लाख रुपए, 5 मिलियन, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको 50 लाख वाली मशीन 5 लाख में दे रहे हैं, ग्रांट है या नहीं है? बिल्कुल ग्रांट है यार। 50 लाख वाला एसेट तुम्हें 5 लाख में मिल गया, मुफ्ता तो है ना यार। इट मींस यू हैव टू पे अ वेरी स्मॉल अमाउंट। याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन कैश, द कंपनी विल हैव टू पे, कंपनी विल हैव टू पे स्मॉल अमाउंट। याद रखिएगा, कोई ना कोई अमाउंट कंपनी को जरूर पे करना होता है, अनलेस बहुत रेयर सिचुएशन है कि गवर्नमेंट बिल्कुल मुफ्त में विदाउट एनी कंसिडरेशन आपको एसेट दे, कभी करती नहीं गवर्नमेंट। कोई भी एसेट अगर आपको देगी तो सब्सिडाइज्ड रेट पे दे देगी। दिस विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ग्रांट, दिस विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ग्रांट। तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट इट मींस अ ट्रांसफर ऑफ एसेट बट अदर देन कैश। क्या मतलब? कि गवर्नमेंट आपको लेट से मशीन दे रही है एट अ लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस, गवर्नमेंट आपको इक्विपमेंट दे रही है एट अ लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस, गवर्नमेंट आपको लेट से मोटर व्हीकल्स दे रही है आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी कंडीशन को मीट करने के लिए, एट अ लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस। गवर्नमेंट आपको पेटेंट दे रही है, पेटेंट्स, गवर्नमेंट आपको पेटेंट्स दे रही है, पेटेंट्स किस किस प्राइस पे दे रही है? एट अ वेरी लो प्राइस। गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे रही है। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी सारे इंटेंजिबल एसेट्स आपके एसेट्स हैं। हो सकता है गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे रही हो, पेटेंट दे रही हो, कॉपीराइट दे रही हो, अब ये भी आपके लिए एज अ ब्लेसिंग है, ये भी आपके लिए एज अ ब्लेसिंग है एट अ वेरी लो प्राइस। यानी कि लो प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट आपको जो है वो फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, व्हीकल्स, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सारी चीजें अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो ये आपके पास, ये आपके पास, ये भी आपके पास ग्रांट है, लेकिन किस पे दे रही है? एट वेरी लो प्राइस। तो ये आपके पास क्या है? ग्रांट। तो इट मींस हमें कैश नहीं मिल रहा। अब सुनिएगा जरा गौर से, गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया ट्रेनिंग करवाने के लिए, गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया ट्रेनिंग करवाने के लिए, मुझे बताया क्या है ये, कौन सी ग्रांट है, क्या है ये? गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया ट्रेनिंग करवाने के लिए, बताइए क्या है ये? वेरी गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया एसेट खरीदने के लिए, गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया एसेट खरीदने के लिए, बताइए क्या है ये? वेरी गुड।
गवर्नमेंट ने आपको उठा के एसेट दे दिया, गवर्नमेंट ने उठा के आपको एसेट ही दे दिया। अब बताओ क्या है ये, गवर्नमेंट ने आपको उठा के एसेट ही दे दिया। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक पॉइंट है कि जब कोई नॉन मॉनेटरी ग्रांट आपको मिले ना, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसको रिकॉर्ड करें नॉमिनल वैल्यू पे, बहुत सिंपल है, या फिर आप उसको रिकॉर्ड करें फेयर वैल्यू पे। आई रिपीट, either you recognize that grant at its nominal value or its fair value. So what do you mean by nominal value? Nominal value means the amount paid, the amount paid, the amount paid। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो आपने पे की है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपने पे की है, और फेयर वैल्यू का मतलब होता है दैट इज द मार्केट वैल्यू, और फेयर वैल्यू का मतलब होता है दैट इज द मार्केट वैल्यू। यानी कि दो ऑप्शन है, या तो आप अपने एसेट को उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करें जो आपने अमाउंट पे की है, या फिर आप अपने एसेट को उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें जो उसकी मार्केट वैल्यू है। देखो मुझे इक्विपमेंट दिया गया, उसकी मार्केट वैल्यू थी 5 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने मुझे दिया है लेट्स से 2 लाख रुपए में, तो इट मींस मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू 5 लाख, नॉमिनल वैल्यू 2 लाख। आई रिपीट, गवर्नमेंट ने मुझे एसेट दिया है, गवर्नमेंट ने मुझे एसेट दिया है फर्नीचर। मैं स्कूल खोलना जा रहा था एक जगह पे, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर था 6 लाख रुपए का, मुझे गवर्नमेंट ने दिया 1 लाख रुपए में, मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा 1 लाख, दैट 1 लाख इज नोन एज व्हाट दी नॉमिनल वैल्यू, दैट 6 लाख इज नोन एज व्हाट दी फेयर वैल्यू। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? So it means आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, either to recognize the grant or to recognize the asset at its fair value or to recognize the asset at its nominal value। जी यहां तक क्लियर है? फेयर वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू जो मैंने पे की, नॉमिनल वैल्यू जो मैंने पे की। यो सर, वेरी गुड, यू रॉक, आई शॉक, गुड। चले सर, अगर मैं नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूं तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, नॉमिनल वैल्यू मैंने 1 लाख रुपए पे किए, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, दिस विल ब्रिंग अ डिंपल। क्या कह रहा है इसके अंदर? फर्नीचर को हम रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल वैल्यू पे 1 लाख पे डेबिट, और ये बताओ तुमने गवर्नमेंट को पे भी कितना किया? 1 लाख। फर्नीचर डेबिट 1 लाख, बैंक क्रेडिट 1 लाख, वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू इट्स वेरी सिंपल। सर अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो क्या होगा? सुनो सुनो, अगर तुमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो फर्नीचर विल बी डेबिटेड बाय, फर्नीचर को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे 6 लाख। लेकिन एक बात याद रखना, हकीकत यही है कि तुमने गवर्नमेंट को 6 लाख रुपए नहीं दिए, गवर्नमेंट को पे कितने किए हमने? 1 लाख। इट मींस नाउ देयर इज अ डिफरेंस। नहीं नहीं, ओह ऐसा क्यों कहा? बताओ ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा क्यों कहा? एंट्री बनाते हो मैंने ऐसा क्यों कहा? ओह, हाँ इक्वल नहीं हो रही है एंट्री। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पे। दिस विल बी चार्ज टू पीएनएल, दिस विल बी चार्ज टू पीएनएल, सॉरी दिस विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, माजरत, दिस विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा। मैं तुम्हें इसकी लॉजिक भी समझाता हूँ, दिस विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल 500,000, मैं तुम्हें इसका रीजन भी समझाता हूँ, लॉजिक भी समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं तुम्हें इसकी लॉजिक भी समझाता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, लेट्स से कि इस एसेट की लाइफ है, इस एसेट की लाइफ है 3 इयर्स, 3 साल इसकी लाइफ है, लेट्स से इसकी लाइफ 3 साल है। मुझे बताओ अगर मैं इस वैल्यू पे,
इसको डेप्रिशिएट करो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 या 4 इयर्स कर लेते हैं, ज्यादा मुनासिब हो जाएगा, डेसिमल में वैल्यूज नहीं आएंगी। 4 इयर्स इसकी लाइफ है, 4 इयर्स इसकी लाइफ है, या 10 इयर्स ही कर लेते हैं ना, मुनासिब कर लेते हैं। माय लाइफ माय रूल्स हमारा एसेट है, जो भी करें। मुझे पता है एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा 10,000। हेलो, 10,000। और अगर मैं यहां पर उसको डेप्रिशिएट करूंगा तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा 60,000। जी बताएं जरा, ऐसा ही है। इट मींस हो क्या रहा है सर, अगर हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, और अगर नॉमिनल वैल्यू पे कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम आ रहा है। इट मींस कि सर ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने में तो नुकसान है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने पे तो नुकसान है, लेकिन ज्यादा रेलेवेंट ज्यादा इफेक्टिव तो फेयर वैल्यू है ना। एसेट को नॉर्मली हम क्या प्रेफर करते हैं कि उसकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पे शो किया जाए। नो डाउट कि आपने कोई भी अमाउंट पे की हो, तो सर ये तो नुकसान है, तो उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए देखो ये आपके पास 10,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा 10 साल तक, ये 60,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा कितने 10 साल तक। इट मींस हर साल 50,000 का ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ये बेचारा। और कितने साल तक ये 50,000 का ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, 50,000 का डेप्रिसिएशन कितने सालों तक चार्ज करेगा। ये 50,000 का जो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर रहा है फेयर वैल्यू मॉडल पे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाला, कितने सालों तक ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 50,000 ज्यादा 10 साल। विच मींस कि तुम्हें 5 लाख का नुकसान होगा, यानी कि 5 लाख का तुम्हारा एक्सपेंस ओवरस्टेट हो जाएगा। आईएससी कहता है कि मैं तुझे नुकसान में या नुकसान के पास जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे नुकसान के पास जाने नहीं दूंगा। क्या मतलब, मैं तुझे जिस वक्त तू ग्रांट रिकॉग्नाइज करेगा उसी वक्त ये 5 लाख का इनकम रिकॉग्नाइज करवा दूंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, लॉजिक समझ रहे हैं। यानी कि फेयर वैल्यू मेथड भी है, फेयर वैल्यू पे भी हम इस एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉमिनल पे भी कर सकते हैं। जो कंपनी नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रही है वो लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही होगी, उसको कोई फर्दर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो कंपनी फेयर वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड कर रही है, इट मींस जब वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रही है तो हायर डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड। जी हाँ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर होगी, याद रखिएगा यहाँ पे पीएन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेट किया है। आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। लॉजिक क्या है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की वजह से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा एंड लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, तो फॉर द नेक्स्ट 10 years this company will be charging the higher depreciation। तो उसको कंपनसेट करने के लिए पहले साल में ही इसको यहां पर रिलीफ दे दिया और पीएनएल को क्रेडिट करा दिया। जी आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, प्लीज बताएं, जरा एक्नॉलेज करें। तो अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिलती है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब क्या है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब क्या है, कैश नहीं मिल रहा आपको, बकायदा कंपनी और गवर्नमेंट एसेट दे रही है। एसेट कोड भी फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, या लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, या पेटेंट्स, कोई भी आपको टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट दे रही है यूज करने के लिए, या आपको यहाँ पर बेच दिया गया है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, एट अ वेरी लोअर प्राइस। सो आप उसको भी एज अ ग्रांट रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसको रिकॉग्नाइज करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। जी यहाँ तक क्लियर है सबको, प्लीज बताएं, जरा एक्नॉलेज करें मुझे। वेरी गुड अलका, एनीवन एल्स प्लीज बताएं जरा, अदील, मरियम, मुस्कान। ओके ग्रेट, अदील आर यू अलाइव, गुड, मरियम आर यू अलाइव, गुड। चलें आगे चलते हैं, जरा इसका क्वेश्चन देखते हैं, जरा आगे इसका क्वेश्चन भी है। जी हाँ, देख लेते हैं जरा इसका क्वेश्चन क्या है। ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, a government grant a company a license, लाइसेंस दिया है
The fair value of the license is 50,000. The company was required to pay a small sum of 1,000 for the license. करना क्या है, आपने ग्रांट को रिकॉर्ड करना है, पहले फेयर वैल्यू पे कर लें एंड देन फिर नॉमिनल वैल्यू पे कर लें। करके देखें, ट्राई आप लोग करेंगे, मैं करके दिखाऊं जी? क्या आप लोग कर रहे हैं? आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं करके दिखाऊं? हेलो, अबे अदील का काम है फौरन जो है ना, जल्दी करें। दो एंट्रीज बनानी है, एक फेयर वैल्यू मेथड से और एक नॉमिनल वैल्यू से। लाइसेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, अगर हम यहाँ पर उसको नॉमिनल वैल्यू पे लेके चलते हैं, सो इट विल बी मेड विद द अमाउंट ऑफ 1000। सो दैट इज द सिंपल एंट्री दैट विल बी मेड, कि अगर हम फेयर वैल्यू मेथड पे करते हैं तो ये होगा, और नॉमिनल वैल्यू पे अगर करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग एंट्री। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। जी सबको क्लियर है? ओके ग्रेट। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, और ये क्वेश्चन आईकैप का क्वेश्चन है ये बेसिकली, और इसके अंदर आपके पास तीन सिचुएशंस दी हुई इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये ग्रांट है या नहीं। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, हमने इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा था, आई गेस हमने रीड नहीं किया था, तो एक मरतबा इसकी थ्योरी को हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम के अंदर थ्योरीज भी टेस्ट की जा सकती हैं, थ्योरीज भी टेस्ट की जा सकती हैं और की जाती हैं बल्कि। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको रीड कर लेते हैं। थ्योरेटिकल आइटम को स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम इसके क्वेश्चन, स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर्स, और इसके अंदर हमने देखा था कि IS-20, सबसे पहले ये एक्सक्लूजन आपने बिल्कुल याद रखनी है। ये 4 एक्सक्लूजन है इसके अंदर, प्लीज ये स्टैंडर्ड ने दी गई है कि IS-20 इनसे रिलेटेड चीजों को डील नहीं करता। IS-20 के अंदर ये चीजें शामिल नहीं है, ये चीजें शामिल नहीं है। यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, यानी कि जो लिस्ट आपके पास दी हुई है इसको आपने दिल से याद रखना है। ये जो दिल मैंने बनाया थोड़ा सा फालिज हो गया, इसको अजीब सा हो गया है, तो बढ़ गया ये। आप अच्छा सा दिल बनाइएगा, बल्कि मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, व्हाई नॉट आई। मैं नहीं तो अजीब सा हो गया, देखना नहीं हुई। ये चीज चेक करें, ये आपके पास यहाँ पर, ये आपने जो है ना, ये आपने याद रखना है, ये प्लीज, ये आपने याद रखना है इसके अंदर। टैक्स रिलेटेड याद रखें, अगर गवर्नमेंट आपको कोई टैक्स रिलीफ दे रही है, दिस विल नॉट, हालांकि गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, लेकिन दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर IS-20। इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाया गया IS-12। गवर्नमेंट ने आपको भैंस दी है, गवर्नमेंट ने आपको भैंस दी है अदील, गवर्नमेंट ने तुम्हें भैंस दी है, तुम गवाले हो, दूध दूध यहाँ पे तुम निकालते हो, दूध बेचते हो, तुम्हें गवर्नमेंट ने भैंस गिफ्ट कर दी है। अब तुम्हें भैंस अगर गिफ्ट की है, गाय गिफ्ट की है, बकरियां गिफ्ट की है, तो तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि बेनिफिट तो दे रही है, बट दिस विल नॉट बी ट्रीटेड अंडर IS-20, दिस विल बी ट्रीटेड इन IS-41। इसके लिए एग्रीकल्चर का अलग से स्टैंडर्ड दिया हुआ है। गवर्नमेंट के साथ अगर तुमने कोई पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर की है, कोई बिजनेस के अंदर, कोई रोड बनाने के अंदर, सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन IS-20। इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है IFRS 11। या नॉर्मल ट्रेडिंग विद द गवर्नमेंट, क्या मतलब, गवर्नमेंट को रोड बनाना था, उसके लिए डामर की, पत्थरों की जरूरत थी, सीमेंट की जरूरत थी। अब वो सीमेंट बनाने वाली कंपनी मेरी है, मैंने गवर्नमेंट को सीमेंट बेची है, इट्स अ नॉर्मल ट्रेडिंग, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। इट्स लाइक अ नॉर्मल बिजनेस दैट वी आर डूइंग, इसको गवर्नमेंट ग्रांट हम कंसीडर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट मुझे पैसे दे रही है लेकिन मुफ्त के नहीं दे रही, मैं सेल आउट कर रहा हूँ चीजें। हाँ, पॉलिटिकल डिस्कशन से परहेज करें। अच्छा, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन थी, इसको एक मतलब रीड जरूर कीजिएगा। अब आ जाए फॉर गिवेबल लोन। फॉर गिवेबल लोन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फॉर गिवेबल लोन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ग्रांट। ये होता है क्या, सुनिएगा जरा। गवर्नमेंट ने मुझे लोन दिया 15 लाख रुपए का, ये ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा 3 साल में मुझे ये पैसे वापस करने हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ये भी ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप मुझे 3 साल बाद वापस करेंगे, 1 साल गुजरा, गवर्नमेंट ये कह रही है चूंकि तुम इस लोन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, लोगों की खिदमत में यूज कर रहे हो, जा जा जी ले अपनी जिंदगी, हमने तुझे माफ किया।
सिमरन किरण जो भी है, जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे हमने माफ किया, नहीं चाहिए मैं लोन के पैसे वापस, इसको कहते हैं फॉरगिवेबल लोन। यानी कि लोन रीपेबल या लोन पेबल के अमाउंट को गवर्नमेंट ने वेव कर दिया। अब जब गवर्नमेंट ने वेव कर दिया, इसका मतलब अब ये तुझे मुफ्ता मिल चुका है, एंड दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट, व्हिच मींस कि अब हम यहां पर इसको कंसिडर करेंगे एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। तो प्लीज याद रखिएगा, फॉरगिवेबल लोन्स व्हिच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव, लेंडर अंडरटेक्स टू वेव, वेव का मतलब होता है माफ करना, रीपेमेंट अंडर सर्टेन प्रिस्क्राइब कंडीशन, कंडीशन होंगी कि मैं लोन से बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूं, फैक्ट्री चला रहा हूं, इट शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज गवर्नमेंट ग्रांट। तो अब वो आपके पास यहां पर जो है उसको गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो आपने याद रखनी है, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ असिस्टेंस। प्लीज एग्जामिनर पूछ सकता है, एक लिस्ट आपको दे दे और कहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्टेंस एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रांट। तो आपने जो है ना यहाँ पर लिस्ट याद रखनी है। गवर्नमेंट असिस्टेंस सर्टेन क्राइटेरिया, यानी कि गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या था कि सिर्फ आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट लाइक एक्सपोर्ट एडवाइस, बिजनेस फिजिबिलिटीज, गारंटीज या इंटरेस्ट फ्री लोन। तो ये आपके पास गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएगा। जी यहां तक क्लियर है? प्लीज बताएं जरा, ये थ्योरेटिकल साइट्स को भी याद रखना जरूरी है। चलिए अब मैं आईक्यूब का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, उसको आपने ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करें जरा, शाबाश, इसको खुद से ट्राई करें जरा। ये तीन बेसिकली इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं इन व्हिच यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हिच वन इज द ग्रांट एंड व्हिच वन इज द असिस्टेंस। क्या तीनों ग्रांट है, तीनों असिस्टेंस है, या कोई ग्रांट है या कोई असिस्टेंस है? पढ़े जरा इस पैराग्राफ को, रीड करें, ए को पहले रीड करें, बी को करें, सी को करें, एंड तीनों का अलग अलग बताएं कि ये तीनों क्या है। पढ़ ले जरा, शाबाश, जल्दी से करें। जी वेरी गुड, जबरदस्त। चलिए जनाब, पहले हमारे पास क्या रहता है, कह रहा था गवर्नमेंट मेक्स अ ग्रांट, यानी कि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है, बिल्कुल। क्यों दी है? दिस इज टू प्लानिंग टू डेवलप द टीचिंग सॉफ्टवेयर, कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को आप बिगाड़ें, सॉरी, बच्चों को और आप संभालें। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है वो पूरा यहाँ पर आपके पास ये पूरा आपके पास यहाँ पर जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, और आपको यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। हाँ मेरी बात हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो द पर्पस ऑफ द ग्रांट इज टू हेल्प द एंटाइटी टू मीट इट्स जनरल फाइनेंसिंग। ठीक है, तो उसका मतलब कौन सी ग्रांट है ये, कौन सी ग्रांट है ये, कौन सी ग्रांट है ये? रेवेन्यू ग्रांट। वेरी गुड, ये आपके पास कहलाएगी कौन सी ग्रांट? दैट इज दी रेवेन्यू ग्रांट। अच्छा, सेकंड वन, a manufacturing entity set up a plant in an area of high unemployment. A government grant of 4 million is received with the condition that the grant is repayable in full if the number of employees fell below 100। यानी कि आपको 4 मिलियन मिल रहे हैं, लेकिन अगेन क्यों मिल रहे हैं? इन ऑर्डर टू रिटेन द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रिटेन करना है। अगेन कौन सी ग्रांट है ये भी, कौन सी ग्रांट है ये भी? इट्स अ रेवेन्यू ग्रांट, वेरी गुड। अच्छा लास्ट वन, फ्री टेक्निकल एडवाइस। एडवाइस है, एडवाइस का मतलब है मुंह का फायर। मेरे पास अदील आया, कहने लगा सर मुझे एसीसीए करना है, मैं क्या करूं? मैं एडवाइस दी, मैंने कहा तू FA1 से स्टार्ट कर, MA1 से स्टार्ट कर, और बहुत मेहनत कर, मेहनत करता रही हो, BPP कैप्लान की किट करता रही हो, और इसी तरीके से स्टडी अप के रिसोर्सेज को अवेल करता रहना। और सर आप कोई फीस वगैरह देंगे मेरी? पाल लूं भाई, मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे क्या दे रहा हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। बिल्कुल कर सकते हैं राहीन, आप एज अ कंपनी आप भी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर आप जा रहे हैं और वहां पर आप जो है वो, और याद रखिएगा, एट टाइम्स, एट टाइम्स 90% ऑफ द केसेस के अंदर कंपनीज खुद अप्लाई करती हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट खुद आएंगी कभी? कंपनीज खुद अप्लाई करती हैं, प्रपोजल देती है अपना कि हम यहाँ पर इस एरिया के अंदर ये करना चाह रहे हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम कंपनी खुद सेल्फ अप्लाई करती है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कभी भी आपको ऐसी खुद आके देगी, वाओ राहीन यू आर सो गुड? कभी भी ऐसा नहीं होगा, आपको खुद बताना पड़ेगा आई एम सो गुड। ओके ग्रेट।
सो लास्ट वन इज द असिस्टेंस, लास्ट वन इज द असिस्टेंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास एडवाइस दी जा रही है। खैर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है, हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपने डिस्क्लोज करना है, और डिस्क्लोज क्या करना है, गवर्नमेंट असिस्टेंस को तो आपने डिस्क्लोज करना ही है, और आपने गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट की है, वेदर इट्स अ रेवेन्यू ग्रांट और द एसेट ग्रांट, आप डिस्क्लोजर देंगे। रेवेन्यू ग्रांट में आपने इनकम मेथड अप्लाई किया, एक्सपेंस मेथड अप्लाई किया, यू हैव टू डिस्क्लोज इट। इसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आप बताएंगे कि आपके पास एसिड ग्रांट है, और एसिड ग्रांट के अंदर आपने नेट मेथड यूज किया या ग्रॉस मेथड, यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, you have to disclose each and everything in that particular disclosure requirement। अगर आपने कंडीशन मीट कर रहे हैं तो वो भी बताएंगे, और अगर आपने कोई कंडीशन नहीं मीट की, अनफुलफिल्ड कंडीशंस और अदर कंटीजेंसीज, तो आप वो भी उसके अंदर हाईलाइट कर देंगे, यानी कि आप अपने डिस्क्लोजर्स के अंदर वो सारी चीजें वहां पर नोटिफाई कर देंगे। सो दीस आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब हम आते हैं जरा कैप्लान की किट के क्वेश्चंस के ऊपर, और स्टार्ट करते हैं विद द कैप्लान की किट के क्वेश्चंस। याद रखिएगा, ये मत पूछिएगा कि सर यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 क्यों नहीं है। देखिए 1 2 3 रिलेट कर रहा था किसी और स्टैंडर्ड से, ये कंपाइल्ड किट के क्वेश्चंस नहीं, आपके पास भी मौजूद है। कंपाइल्ड किट के क्वेश्चंस में क्या होगा, कंपाइल्ड किट के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जो किट के क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास चैप्टर वाइज है। इट मींस आईएएस 20 के क्वेश्चन, अब देखिए 4 5 के बाद 12 आ गया, ये मत समझिएगा मुझे काउंटिंग नहीं आती, आती है, मुझे पता है 5 के बाद 7 आता है, मुझे पता है कि 5 के बाद 7 आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर करा क्या है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अलाइन कर दिया है, चैप्टर वाइज जो मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया। सॉरी 5 क्या 6 आता है, भूल गया था सॉरी। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है, ये आपके पास किट के क्वेश्चन है। प्लीज स्टार्ट करें जरा, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हो, मुझे जल्दी से आंसर बताएं क्या होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे ग्रांट रिसीव हुई थी, और सबसे पहली बात कि 1 मिलियन की ग्रांट थी फॉर द परचेज ऑफ एसेट। मुझे बताइए कौन सी ग्रांट है ये, कौन सी ग्रांट है जी, कौन सी ग्रांट है ये। वेरी गुड, इट्स एन एसेट ग्रांट, ठीक है, ये एसेट ग्रांट है, पहली बात तो ये होगी कंफर्म। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2003 द ग्रांट विल बी रीपेबल, एंटिटी सेल्स द एसेट विद इन 4 इयर्स, ठीक है, व्हिच इट डज नॉट इंटेंड टू डू सो। वेरी गुड, यानी कि आपके पास यहाँ पर कोई भी आपके पास यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो ये नहीं कहना चाह रहा कि हम उसको बेचेंगे। अच्छा, अब इसमें नहीं बताया गया कि हमें नेट मेथड यूज करना है या ग्रॉस मेथड, हमें बताया ही नहीं गया यार, मतलब हद हो गई यार, हद हो गई, मतलब एग्जामिनर बता ही नहीं रहा कि यहाँ पर ग्रॉस मेथड यूज करें या नेट मेथड यूज करें, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई। बताएं जरा, अब क्या करें, अब क्या करें। बट अबे नेट इनकम मेथड नहीं होता, ग्रॉस मेथड है या नेट मेथड है। हाँ वेरी गुड, अच्छा अभी ये कहना चाहता, गुड, यानी कि ग्रॉस मेथड कैसे, क्योंकि रिक्वायरमेंट देखो ना, रिक्वायरमेंट के अंदर कह रहा है डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम नेट मेथड में आता ही नहीं है, डेफर्ड इनकम तो आता ही किसमें, ग्रॉस मेथड के अंदर, डेफर्ड इनकम तो आता ही किसमें, ग्रॉस मेथड। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे ग्रॉस मेथड यूज करना है, ग्रॉस मेथड यूज करना है, और ग्रॉस मेथड के अंदर हम करते क्या है, हम ग्रांट को रिकॉग्नाइज करते हैं बिल्कुल एज सेपरेटली। चलो अब आए जरा रिकॉग्नाइज करते हैं, लंबी नहीं कर रहे, मैं एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। हमें ग्रांट कितनी रिसीव हुई है, 1 मिलियन की, तो हम एक बात याद रखिएगा, आपको जो यहाँ पे आंसर देना है वो थाउजेंड्स में देना है, तो कोशिश करें अपनी वर्किंग भी थाउजेंड्स में करें, यानी कि हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे, पूरा 1 मिलियन नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 भी नहीं लिखूंगा, 1000 हम लिखेंगे। अच्छा, और ये जो ग्रांट है ये 5 साल की नहीं, एसिड की लाइफ पे, याद रखिएगा, एसिड की लाइफ पे, एसिड की लाइफ पे करेंगे, हालांकि कंडीशन 4 साल की है, लेकिन हम यहाँ पर उसको एसिड की लाइफ पे करेंगे। क्यों, मैंने कहा था कि हम ग्रांट को रिलीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि जिस तरीके से जिस लाइफ पे एसिड डेप्रिशिएट होगा, जिस परसेंटेज पे एसिड डेप्रिशिएट होगा, उसी परसेंटेज पे ग्रांट रिलीज होगी। सो इट मींस इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। सो एनुअल रिलीज कितना आ रहा है, एनुअल रिलीज कितना आ रहा है, एनुअल रिलीज कितना आ रहा है, 200, ऐसा ही है जी, बिल्कुल 200 आ रहा है ऐसे ही। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमने ग्रांट ली थी 1 जनवरी पे, लेकिन आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 30 जून,
तो क्या मैं पूरे साल का रिलीज करूंगा? क्या मैं पूरे साल का रिलीज करूंगा? नहीं, 6 मंथ्स का हम रिलीज करेंगे। वेरी गुड। 6 मंथ्स का मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 विच मींस 100 हमने रिलीज कर दिया। अब जब 100 रिलीज कर दिया तो 30 जून पे मेरी रिमेनिंग डेफर्ड इनकम लायबिलिटी कितनी रह गई? 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। यस, 900 इज गोइंग टू बी द आंसर। और याद रखना है आपने इस ब्लैंक के अंदर 900 टाइप करना है। अगर पूरा आपने 900,000 टाइप कर दिया, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि 000 ऑलरेडी एग्जामिनर ने दिए हुए। बात समझिएगा इसको प्लीज। और अगर किसी ने होशियारी दिखाई और 0.9 लिख दिया, 0.9, 0.9 मिलियन कुछ ऐसे हैं, तो अगर आपने 0.9 लिख दिया तो एग्जामिनर आपको भी 9 कर देगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें जरा, शाबाश जल्दी से। 1 मिलियन हमें रिसीव है फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, क्यों रिसीव है? दैट दे एम्प्लॉय 100 स्टाफ फॉर ईच ईयर। पहले तो मुझे बताएं कि ये ग्रांट कौन सी ग्रांट है, ये whether it's an asset grant or a revenue grant, please do let me know whether it's an asset grant or the revenue grant जी। वेरी गुड, आगे चलते हैं जरा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं इसके अंदर? फॉर द नेक्स्ट 4 years ड्यू टू एन इकोनॉमिक डाउनटर्न द रिड्यूस कस्टमर डिमांड ऑन 1 जनवरी 2002 which means पूरे एक साल बाद no longer needed to employ any more staff and the conditions of grant need full repayment। एक साल बाद रीपेमेंट हो जाएगी। पहले काम करते हैं, एक साल की हम ग्रांट रिलीज तो कर लें, क्योंकि ये कहलाता है चेंज इन एस्टिमेट। याद रखिएगा, ये कहलाता है चेंज इन एस्टिमेट which means it should be done prospectively। जो एक साल तुमने रिलीज कर दिया सो कर दिया, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस 2,50,000 की मैं ग्रांट ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। रिमेनिंग ग्रांट जो मेरे पास है दैट इज 7,50,000। सही कह रहा हूं जी लेडीज एंड जेंटलमैन? रिमेनिंग ग्रांट इज 7,50,000। तो अब मैं डेफर्ड इनकम को डेबिट करूंगा 7,50,000 से, और मुझे गवर्नमेंट को पूरे पैसे वापस करने हैं। मुझे गवर्नमेंट को पूरे पैसे देने हैं, देने हैं, यानी कि 1 मिलियन देने हैं, 1 मिलियन। ओहो, ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? ओहो जी जनाब, एंट्री इक्वल नहीं हो रही है। सो 2,50,000 विल बी ऑन द डेबिट साइड एंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीएनएल। तो अब हम पीएनएल रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो आए जरा टैली करते हैं जरा। रिड्यूस डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय 750, बिल्कुल सही है, सही है, लेकिन इनकम्प्लीट है, आगे कुछ बोल ही नहीं रहा, गूंगा। रिड्यूस डेफर्ड इनकम बाय 750, वेरी ट्रू। रिकॉग्नाइज अ लॉस ऑफ 250, यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। सर बाकी ऑप्शन में भी तो हो सकता है, चलो आओ देखते हैं। reduce deferred income by 1 million, no 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 no। reduce deferred income by 1 million, no 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 no। क्या मेरी बात समझ में आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? चले 12 करें जरा। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी शाबाश। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द परचेज ऑफ एन एसेट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट। सर ये फोकस कर रहा है, ये कह रहा है दुनिया में अगर है तो सिर्फ नेट मेथड है, ऐसा नहीं है। सर दुनिया में वो भी है क्या, क्रॉस मेथड। तो इट मींस कि जरूरी नहीं कि हम इसको हमेशा कैरिंग अमाउंट में से माइनस करें, क्रॉस मेथड भी हम फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ इस मस्ट की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। A government grant related to the purchase of an asset should be recognized in the profit or loss over the period of the life। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या सही कह रहा है? यस सर, चाहे आप ग्रॉस मेथड यूज करें या नेट मेथड यूज करें, याद रखिएगा ग्रांट जाएगा तो पीएनएल में जाएगा। अगर नेट मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा नेट मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस ग्रांट की अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन के थ्रू पीएनएल में ले जाएंगे। और अगर ग्रॉस मेथड यूज कर रहे हैं तो फिर हम डेफर्ड इनकम से हर साल थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में चार्ज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जाएगा पीएनएल में, जाएगा पीएनएल में। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपने एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया, आपने एसेट में से इसको एडजस्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली जाएगा पीएनएल के अंदर ही।
अच्छा सी, free marketing advice provided by the government department is excluded from the definition of government grant. Yes, क्या है ये free marketing क्या है ये? C is assistance. Very good, Ryan. Any required payment of a government grant received in an earlier reporting period is treated as prior period adjustment. Any required repayment of grant, repayment of grant यानी कि हमने grant repay कर रहे हैं, so क्या हम उसको prior period error consider करेंगे? repayment of grant को हम क्या consider करते हैं? repayment of grant को हम क्या consider करते हैं? Whether it's a change in policy और इट्स अ प्रायर पीरियड एरर, जी क्या ट्रीट करते हैं हम रीपेमेंट ऑफ ग्रांट को? वेरी गुड राइन, एक्सीलेंट, इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट। और एक और बात याद रखिएगा, चेंज इन एस्टिमेट के लिए हम यूज करते हैं प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। इट्स नॉट अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट, देयरफॉर वी आर यूजिंग द प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। अच्छा, अब ये सिनेरियो दिया हुआ है आपके पास, ओटी केस है आपके पास, ओटी केस आपके पास यहां पर गिवन है, जिसमें आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंट टॉपिक है। और ये थर्ड पैराग्राफ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, IS 21 का है। और ये फोर्थ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ओटी केस के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को डील कर सकता है। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये आपके पास IAS 20 से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, इसको पढ़ें। और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। इस सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड दो क्वेश्चंस है, 237 एंड 240। आई गेस हाँ ये दो क्वेश्चंस है। इसके आगे पीछे के और भी क्वेश्चंस है, लेकिन वो डिफरेंट स्टैंडर्ड से, IS 12 सॉरी IS 21 और IS 16 से रिलेटेड है। करें जरा इसको, ट्राई करें, शाबाश। देखते हैं क्या है। 1 October 2013 Scholar received a government grant of 1.2 million, that is 12 लाख की grant received relating to the cost of the plant with a 5-year life. Scholar account for the grant using the deferred credit method, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो ग्रांट रिसीव भी है वो एसेट ग्रांट है, पहली बात, क्योंकि प्लांट परचेज करने के लिए। और डेफर्ड क्रेडिट मेथड का मतलब ये नेट मेथड नहीं है, बल्कि ये ग्रॉस मेथड है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द नॉन करंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2014। 1 अक्टूबर 2003 पे आपको ग्रांट रिसीव हुई थी। इट मींस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स हम ग्रांट को रिलीज करेंगे। चले, 12 लाख की ग्रांट है आपके पास, 1200,000 की ग्रांट है, 1200,000 की ग्रांट है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years or multiply by 6 divided by 12. Can anyone please calculate this one, that what amount of grant that will be released? बताएं जरा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना रिलीज हो रहा है? 12 लाख डिवाइडेड बाय 5, 240 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 120,000। 1,20,000 की हमने ग्रांट रिलीज कर दी। अच्छा, ईयर एंड के ऊपर पहले तो देखते हैं कि टोटल डेफर्ड इनकम कितना है। डेफर्ड इनकम टोटल कितना होगा, यानी कि 12 लाख था, जिसमें से 1,20,000 हमने रिलीज कर दिया, 1,20,000 हमने रिलीज कर दिया। तो इट मींस जो रिमेनिंग डेफर्ड इनकम है दैट इज 10,80,000। क्या ये हमारा आंसर है 10,80,000? नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। अरे बाबा, ये टोटल लाइबिलिटी है, ये टोटल है, टोटल, ये टोटल डेफर्ड इनकम है, टोटल थोड़ी चाहिए आपको। पढ़ो तो सही, रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट चाहिए, जिसमें से तुम्हें पता है कि तुम अगले साल नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितनी अमाउंट रिलीज करोगे। 12 लाख डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हर साल इक्वल रिलीज होगा। 2,40,000 तुम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में नेक्स्ट 12 मंथ में रिलीज करोगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई, यानी कि 10,80,000 माइनस 240, यानी कि 8,40,000, दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
जी लेडीज एंड जेंटलमैन, किस किसने सही मार्क किया था प्लीज सही बताइए जरा, किस किसने आंसर्स बिल्कुल सही मार्क किए थे बताएं जरा। 8,40,000। जी यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें 240, इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड मतलब इसका सिनेरियो से कोई लिंक नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। बताएं इसका क्या आंसर होगा। इन द फॉलोइंग ईयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द शॉलर हैड breached the condition related to that government grant and therefore the grant had to be repaid, repayment हो रही है। which two of the following, दो बताने, describe the correct accounting treatment to record the repayment of grant। यानी कि अगर डेफर्ड इनकम मेथड आपने यूज किया था तो अब आपने जो है वो, ओके राहीन जी, एनीवन एल्स प्लीज, कौन सी दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, कौन से दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। जी अदील, अलका, मरियम, मुस्कान। ए एंड बी, वेरी गुड। रिमूव ऑल डेफर्ड इनकम बैलेंसेस, ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और रिकॉर्ड एन एक्सपेंस, बिल्कुल डिफरेंस आएगा आपके पास और उसको हम कहते हैं ओहो, वो पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। अच्छा बाकी कह रहे हैं इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये कब करते जब क्या लिखा हुआ होता, ये कब करते जब क्या लिखा हुआ होता, बताएं जरा। वेरी गुड, नेट मेथड होता, वेरी गुड। तो इट मींस अभी फिलहाल ये हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। और मेक एन एडजस्टमेंट टू द प्रायर ईयर, नहीं सर हम प्रायर ईयर पे हिट ही नहीं करते, इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट, इट्स नॉट अ प्रायर पीरियड एरर, इट शुड बी डेल्ट प्रोस्पेक्टिवली। चलें अब कैप्लान के किट के क्वेश्चंस हैं, ये बीपीपी के किट के क्वेश्चंस हैं। अच्छा बीपीपी के अंदर आपने जो है ना वो एक काम करें, रैंडमली हम करते हैं और 87 करें जरा, शाबाश 87 करें। अच्छा, Intellect company receives a government grant of 400,000 on 1st of April 2006 to facilitate the purchase of the same day an asset. It means कि again ये asset grant का question है, asset grant का question है, and the cost of the asset is 600,000. The asset has a life of 5 years and it will be depreciated on a reducing balance method. जिस पैटर्न पे हम यहाँ पर, और वैसे अगर ये डेफर्ड इनकम मेथड से करता है या ग्रॉस मेथड से करता है तो हम जब ग्रांट को रिलीज करेंगे तो रिड्यूसिंग के अकॉर्डिंग ही करेंगे। लेकिन खैर अगर वो नेट मेथड करता है फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि नेट मेथड के अंदर ग्रांट के अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाता है। कंपनी पॉलिसीज टू अकाउंट फॉर ऑल ग्रांट रिसीव्ड एज डेफर्ड इनकम, ओ माय गुडनेस, it's a gross method, it's a gross method। what amount of income to be recognized for the 31st March 2008? it means के हमने जो ग्रांट रिसीव किया is on 1st April 2006, 31st March 2007 एंड 31st March 2008, यानी कि 2 साल, 2 साल सेकेंड ईयर के एंड पे वो आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर में कितनी अमाउंट ऑफ इनकम रिलीज होगी। तो एक काम करते हैं हम पहले 31st March 2007 पे देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल ग्रांट हमें जो रिसीव हुई है दैट इज 400,000, नेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रॉस मेथड है, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे और इससे पहले हमने अब तक कोई भी ग्रांट रिलीज नहीं की, सो -0 and multiply by rate is 25%।
rate is 25%. Can anyone please calculate the amount of release for the first year? 4 lakh का 25% कैलकुलेट होगा और अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च पे ही एंड हो रहा है, तो पूरे साल का कैलकुलेट होगा 100,000. ओके नाइस. सो इट मींस दिस इज गोइंग टू बी 100,000. और मैं अगर 31 मार्च 2008 का रिलीज करने जाता हूं, सो अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 4 लाख माइनस 100,000 जो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं 300,000 का 25% कितना आ रहा है, चेक करें जरा प्लीज. 300,000 का 25%, हाउ मच 75,000, right? Great. So it's going to be 75,000. So 75,000 का जो अमाउंट है वो रिलीज होगा और ब्लॉक एम्प्टी है, तो पूरी अमाउंट आप यहाँ पर पूरी वैल्यू टाइप करेंगे इसके अंदर. अब सिर्फ 75 नहीं लिखेंगे बल्कि 75,000 पूरा टाइप करेंगे इसके अंदर. Are we clear on this one? चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए. ओटी केस आपके पास यहाँ पर गिवन है, ट्राई करें जरा शाबाश जल्दी से. अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट दैट शुड बी चार्ज टू पीएनएल एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सबसे पहली चीज कि हमने 1 अक्टूबर 2002 पे एसेट परचेज किया और उसकी रेसिडुअल वैल्यू 15% ऑफ इट्स कॉस्ट थी, लाइफ उसकी 10 इयर्स थी. अच्छा, अब हुआ क्या कि आपने 31 मार्च पे काम करना है. पहली चीज कि ग्रांट रिसीव वो सारी चीजें पहले हम एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. और याद रहे कि यहाँ पर एसेट ग्रांट है और एसेट ग्रांट के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर डेफर्ड इनकम मेथड है, यानी कि ग्रॉस मेथड से आपने करना है. ग्रॉस मेथड से आपने करना है. ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि आपने डेफर्ड इनकम से करना है. और कैपिटल बेस यानी कि एसेट ग्रांट है, तो एसेट ग्रांट के अंदर आपने ग्रॉस मेथड से करना है, व्हिच मींस कि एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन नहीं आएगी. सो एसेट की कॉस्ट जो थी, सर्वर की जो कॉस्ट थी, दैट वाज 800,000. और इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू 15% ऑफ इट्स कॉस्ट. 15% ऑफ इट्स कॉस्ट यानी कि 800,000 multiply by 15%, so 1,20,000 is the scrap value, cost minus scrap value, and the life of the asset is 10 years. और अक्टूबर में अगर हमने लिया है और 31 मार्च इज द अकाउंटिंग पीरियड एंड, व्हिच मींस 6 मंथ्स का आपके पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. सो 800,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,20,000, that is 6,80,000 divided by 10, that is 68,000 multiplied by 6 and divided by 12, that is 34,000. सो 34,000 का अमाउंट ये एक पीएनएल के अंदर चार्ज होगा. ये एक पीएनएल के अंदर चार्ज होगा यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड होगा. अच्छा, अब इसके बाद कह रहे हैं ग्रांट रिलीज भी है. कितनी ग्रांट रिलीज भी है? दैट इज आपको जो ग्रांट मिली है, दैट इज द ग्रांट ऑफ 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस यानी कि एसेट की कॉस्ट का 30%. 8 लाख का 30% और 8 लाख का 30% 241 बनेगा. गेस चेक करके बता जरा. 2,40,000 की ग्रांट रिलीज हुई, हमने चेक करके बताया जरा प्लीज. क्या हमें 2,40,000 की ग्रांट रिलीज हुई? यस, 240 की ग्रांट हमें रिलीज हुई, सॉरी ग्रांट मिली है. जब ग्रांट रिसीव हुई है 2,40,000 की, तो हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, सॉरी हम उसको रिलीज करेंगे उसी मेथड पे जिस मेथड पे कंपनी एसेट को डेप्रिशिएट कर रही है. और कंपनी डेप्रिशिएट कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड पे. सिर्फ क्या हम इसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे? नहीं भाई, वो स्क्रैप वैल्यू एसेट की ग्रांट की स्क्रैप वैल्यू थोड़ी है. बहुत सारे स्टूडेंट उसको 1,20,000 को माइनस कर देते हैं और 1,20 को रिलीज करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. सर आपने तो कहा था ना डेप्रिसिएशन का मेथड. अरे मैंने कहा था मेथड को फॉलो करना है, वैल्यूज को थोड़ी फॉलो करना है. अब वो स्क्रैप वैल्यू कह रहा है एसेट की, आप एसेट की स्क्रैप वैल्यू ग्रांट में से माइनस कर रहे हैं, लॉजिक ही नहीं है ना. तो इसका मतलब 240 डिवाइडेड बाय 10, हम वही लाइफ वही मेथड लेंगे जो आपने एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए लिया. सो इट मींस 24,000 is going to be the annual depreciation, sorry annual release, but हमें 6 months का रिलीज करना होगा. So this will make 12,000, this will make 12,000. तो इट मींस कि ये 12,000 जो आपके पास है, ये एज एन अदर इनकम जाएगा, ये एज एन अदर इनकम जाएगा. एम आई राइट? और ये 35,000 ये आपके पास चार्ज होगा यानी एज एन एक्सपेंस जाएगा. सही कह रहा हूं मैं?
हेलो एवरीवन, जी क्या ये बात समझ आ रही है? सो 34,000 इज गोइंग टू बी चार्ज, यानी कि एज एन एक्सपेंस जाएगा, और 12,000 एज अ पीएनएल यानी कि इनकम जाएगा, आपके एक्सपेंस को या आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा या एक्सपेंस को कम करेगा। सो इट मींस नेट अमाउंट पीएनएल के अंदर चार्ज होगी, दैट इज 34,000 चार्ज और 12,000 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट। सो इट मींस नेट अमाउंट 22,000, ऐसा ही है, नेट अमाउंट 22,000 यही होगा। और ये 22,000 जो आपके पास जाएगा, ये आपके पास एज अ चार्ज जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि एक्सपेंस की अमाउंट ज्यादा है, सो दिस विल बी चार्ज, यानी कि 22,000 आपके पास पीएनएल के अंदर चार्ज जाएगा। अलका, आर यू क्लियर विद दिस वन नाउ? अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नॉन करंट लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी सेम रिपोर्टिंग डेट के बाद नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी? देखिए आपको 2,40,000 की ग्रांट रिसीव हुई थी, इस 2,40,000 में से आप ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। कितना रिलीज कर चुके हैं? 12,000 रिलीज कर चुके हैं। सो 240 माइनस 12, 240 माइनस 12 दैट इज 228। ये टोटल लायबिलिटी है, ये टोटल लायबिलिटी है, जिसमें से अगले 12 महीने के अंदर, अगले 12 महीने के अंदर आपने 24,000 रिलीज करने, 24,000 आपने रिलीज करने। सो रिमेनिंग आपके पास जो नॉन करंट लायबिलिटी बच जाएगी 2,04,000, ये करंट लायबिलिटी हो जाएगी और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी, दैट इज 2,04,000, ऑप्शन डी। वेरी गुड अदील, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? So this was all from the IS-20. Hopefully इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर we'll start with a new standard, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नया स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।